जी अस्सलाम वालेकुम मोहब्बिस, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तो अब चौथा हिस्सा शुरू हो गया जी। और बातें वही चल रही हैं हकीम मामू की। और मैं ये चाहूँगा कि आप उनकी ज़िंदगी के उस पहलू पे ज़रा रोशनी डालिए कि जिसमें वो एक इंसान दोस्त थे लेकिन एक सियासी कारकुन भी थे। सियासी कारकुन जो होता है नॉर्मली बड़ा मुतअस्सिब होता है हाँ। मोहब्बिस की तरीके से लेकिन वो हम सहाफ़ी हैं। लेकिन वो सुलह-कुल वाले आदमी थे। हाँ। तो वो जमात में आए कैसे? उनको कौन लेके आ गया? देखिए, जमात में उनको लाने का जो वो था किस्मत या जो लेके आए, तो वो महमूद आदम फारूकी साहब थे, जी। जो उन्हीं के गाँव के थे। तो हाँ। हम उनको हमेशा मतलब क्योंकि आपको मालूम है जो कराबतदारियाँ वहाँ गाँव में हाँ, होती थी, बिल्कुल। वो हाँ। रिश्तेदारियों में तब्दील हो जाती थी, तो हमने हमेशा ज़िंदगी भर उनको चचा ही कहा, समझा। तो महमूद आदम फारूकी उनको लेके आए थे जमात में। और फिर वहाँ पहला जो इलेक्शन था बीडी का, जो अयूब खान के ज़माने में था, वो अब्बा ने लड़ा था और जीता था। और उस वक़्त बीडी के जो अरकान थे, उनकी कीमतें उस ज़माने में जो है लाखों में थी। जी हाँ, वो तो ये था ना कि वही तो वोट देंगे सदर के हाँ, लिए। हाँ। हाँ। तो उस ज़माने में ये अब समझ लें क्योंकि जमात इस्लामी में था, और लोग जो अमूमी तौर पे लोग कहते हैं कि कराची शहर जमात इस्लामी का है, तो इसी वजह से कहते थे कि उस वक़्त 70-80% जमात के लोग जीते थे कराची से, तो उसके बाद कभी नहीं जीते। हालाँकि नाम मतलब मेयर अफ़गानी के ज़माने में भी जो है वो 200 में से 67 काउंसलर थे, जोड़-तोड़ करके बनाया था। फिर नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में भी नहीं थे। तो उसके बाद अगर कोई फ़तह हुई है, तो ये लास्ट जमात इस्लामी को जो फ़तह हुई है, सबसे बड़ी फ़तह आप ये कह लें, बीडी के बाद वो आखिरी बल्दियाती इंतख़ाबात में थी। तो लेकिन अब्बा जो है वो, आपने जब पूछा कि ताज्जुब की वाली बात, वैसे तो मैं समझता हूँ कि जमात में मोराल नहीं है, सबको लेके चलते हैं, लेकिन अब्बा की अलग ही पर्सनैलिटी थी। और हमारा इलाका जो है वो आप देख लें, उसमें जो थे ज़्यादातर बरेलवी, और जी। फिर एक इलाका था शियाओं का। जी। तो अब्बा की जो खिदमत खल्क का नतीजा था, तो वो उस 70 के इलेक्शन में तो अचानक एक हवा चली हाँ, चाबी की। जी, जी, हाँ, तो हाँ। फिर तो सब हाँ, जो बरेली जीते थे हाँ, उसके खिलाफ हो गए थे। हाँ। जी। लेकिन उसके बाद जो 79 का इलेक्शन हुआ, उसमें अब्बा काउंसलर बने। जो 89 का 79 के बाद जो 83 में हुआ, उसमें काउंसलर जीते अब्बा। तो वो जो वोट पड़ते थे, वो सिर्फ जमात इस्लामी के इसमें नहीं। फायदा क्या हुआ? ना माल बनाया, ना प्लॉट बनाया, ना मकान नहीं, बेटा बनाया, नुकसान हुआ। और उठा के फेंके गए गाड़ी के अंदर, उसको थाने बंद किए गए। जी, थाने दो जेल दफा में बंद हुए हैं। जेल में बंद हो वो गए। 83 तो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, शिया अहले तशी इलाके से भी जीतते थे, और बरेलवी। और जो आपने वाकया बताया, वो जब मोटर व्हीकल टैक्स के लिए हड़ताल की गई थी, तो उसमें अब्बा गिरफ्तार हुए थे। तो उसमें मुझे शायद हाशमी भाई ने मुझे बताया, या मुझे अगर गलत याद नहीं, कि वो वहाँ ठंडी हवा चल रही थी जेल में, तो अब्बा शेरवानी पहन के गए थे, बल्कि थे अब्बा शेरवानी पहन के गए हुए थे, तो बकेलों को लग रही थी, वो कंबल वगैरह दिया, सर्दी दिख लग रही थी। अब्बा जो है ना, वो उसके गेट पे लेट गए कि भाई मेरे वजन हजम से, अब्बा ने कहा मैं शेरवानी पहनी हुई है, तो मुझे इतनी ठंडक नहीं लगेगी, हवा रोकने के लिए कि लोगों को तकलीफ ना हो। मतलब वो कभी चाहते नहीं थे कि उनकी वजह से किसी को तकलीफ हाँ, पहुंचे, चाहे उनका मुखालिफ ही क्यों ना चाहे हो। मुखालिफ क्यों ना। तो ये अब्बा ने उस बुनियाद पे, जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, तस्करा किया कि नहीं, नूरानी सियासी मुखालिफ सबसे बड़े समझे जाते थे जमात के। अब्बा उनकी बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हाँ, बताया कि तो वो हाँ, हाँ, तो मुशायरे के अंदर किसी गजल के ज़रिए उतर के आते थे। और फिर मुझे याद है कि जब वोटिंग कैंपेन में निकले, तो सबसे पहले अल्लामा मुस्तफ़ा अल-अज़हरी साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला तरीन मुकाम अता फरमाए, इंतहाई ईमानदार, इंतहाई बुज़लसंज, और बहुत ही ज़्यादा अब्बा से ताल्लुक़ रखने वाले सबसे बड़े मुखालिफ सियासी, उनके घर गए, और अब्बा ने कहा भाई मैं आपसे नहीं, आपकी बेगम से वोट मांगने आया हूँ। तो वो एक रिवायतें आप देखें उसमें, शाह फरीदुल हक, जी, जी, जो जी। अब्बा के हमारे रिश्तेदार भी होते थे, लेकिन वो भी ज़ाहिर मुखालिफ पार्टी, उनसे राब्ते, वो एक वो था। फिर दूसरे जो जितने वहाँ के जो थे, यानी मुखालिफिन, अल्लन भाई होते थे पीपल्स पार्टी के, उनसे अब्बा का तरफ से था। मरीजों को देखते वक्त कभी उन्होंने ख्याल नहीं किया कि ये तो मेरा इतना मुखालिफ है, मैं जाऊँ ना उनके पास? हाँ, ये तो देखें, ये मेरे ख्याल में शायद ही कोई डॉक्टर करता हो। एक ज़माने में लिसानी ज़माने में, एक ज़माने में हो जी। गया था कि अब्बासी शहीद में जो है ना, वो इस बुनियाद पर इलाज हो रहे थे। लेकिन मैं डॉक्टरों के आज भी ये समझता हूँ कि इस मुकद्दस पेशे में बहुत सारे डॉक्टर थे, तो उसमें अब्बा का कोई यूनिक नहीं मामला था, लेकिन उसमें भी उनके लिए भी फ्री होता था अक्सर मुखालिफिन के लिए। तो वो अब मुखालिफ मैं बता रहा हूँ, जब मैं वो तस्करा किया आपको कि जिन लोगों ने एमक्यूएम के जिन लोगों ने अब्बा को अगवा किया था, वो मोटरसाइकिल पे ले गए, तो अब्बा से उन्होंने थोड़ी सी तो कहने लगे कि आप जो है ना वो महाजिर हैं, और आपने हमारे हक में आवाज़ बुलंद नहीं की। तो अब्बा ने कहा मैं हकीम हूँ और मर्ज़ का इलाज करता हूँ। अब मुझे मालूम है असल बीमारी क्या, असल इलाज क्या, वही हल है। ये तुम लोग जिस तरफ निकलो, रास्ता ठीक नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर हम आपको मार दें। अब्बा ने कहा मैंने अपनी ज़िंदगी में
दो चीज ख्वाहिश की, एक सादत की जिंदगी गुजारूं और एक शहादत की मौत। अगर तुम सादत की जिंदगी और शहादत की मौत, हाँ, तो शहादत की जिंदगी गुजारने की कोशिश की है, हाँ, ये नहीं कहा कि मैंने गुजारी है, और मैं समझता हूँ गुजारी है, तो और कह रहे हैं शहादत की मौत तुम दे दो। फिर उन्होंने कहा कि जी हमने आपसे बदतमीजी नहीं की कोई। तो मैंने कहा 70-72 साल के बूढ़े को क्लाशनकोफ की जोर पे तुम यहाँ लेके आ रहे हो, इसमें बदतमीजी क्या होती अच्छा, है? इस दौरान इतना कोई शोर मच गया था, इतना कोई शोर मच गया था, पूरा मोहल्ला जो है ना वो उस खौफ की दीवार तोड़ के निकल आया था कि वो एक बेचैनी थी। तो इनके लोगों का अंदाजा हुआ कि अगर अब्बा को नहीं छोड़ेंगे ना तो एक एमक्यू के खिलाफ एक वो बहुत बड़ा रिएक्शन वहाँ आएगा। तो वो खुद ही बाद में वो छोड़ के चले गए। लेकिन वो जाहिर बात है कि और वो उन लड़कों को भी अब्बा ने माफ किया, वो आपस में फिर कत्ल हो गए अच्छा, कत्ल हो गया वो जो आपस में जो हकीकी और उसका जी, जो चला ना, जी, हाँ। वो देखिए ना, अगर आप नफरत अब्बा के मैं इससे जोड़ूं या किसी से भी जोड़ूं, आप नफरत की सियासत का इंतकाम हमेशा नफरत पे होगा। बिल्कुल सही। और जो बोएंगे वही जो काटेंगे। बोर्डिंग हाँ, यानी जो बुनियाद परस्ती, सख्तगिरी, उसका अंजाम जो ना आखिर में होगा ना। जैसे किसी लीडर से किसी ने कहा था ना कि आप गन क्यों नहीं उठाते, उन्होंने कहा गन उठवाना आसान है, रखवाना बहुत मुश्किल। इसमें कोई शक नहीं। हाँ, और आपने देखा चाहे किसी की तरफ से भी हो, हाँ। जिहादी तंजीमों की तरफ से हो, आपस में ही लड़ना, बल्कि वो गन का साइज फिर बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। रॉकेट लॉन्चर से और हाँ, और फिर दुश्मन से आपकी तरफ हो जाता है। जी। जो फतवा देके जंग लड़वाता है उससे जी। बड़ा मौलवी आके उसके खिलाफ कोई फतवा दिलवा देता है। ऐसा भी हुआ है कि जी आपने रोका, आपने इस लाइन पे लगाया, आपने रोका, आपको ही काफिर करार दे दिया कि भाई आप। तुम कभी गिरफ्तार हुए हो? मैं गिरफ्तार हुआ हूँ, 2 मरतबा गिरफ्तार हुआ हूँ। एक बार पापोश है। एक दो वो तो अलग किस्सा था, वो 3 हो गए फिर। हाँ, तो पहले वाला किस्सा सुना दो। तो पापोश वाला, हाँ, अच्छा पापोश वाला बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि वो एक वो थी मजदूर रहनुमा आपके इलाके की। हाँ, वो उसकी स्टील मिल की रहनुमा स्टील थी। मिल के, हाँ, वो करीब साथ में शायद हाँ, पीयूष पार्टी की थी वो। उनकी गाड़ी को किसी ने तोड़ा, एमक्यू में दबाना था, तो एमक्यू वाले ने तोड़ा पड़ा। तो उस जमाने में आर्मी थी तो फौज पूरी लग गई, तो उन्होंने जो है ना वो पूरे घरों में सन्नाटा था, छा गया, उन्होंने सब बंद कर दिए, कर्फ्यू लग गया। कर्फ्यू के दौरान उनकी गाड़ी के साथ हुआ था शायद ना, तो वो लड़के भाग गए थे। तो पूरा पापोश जो है, मैं गया हुआ था मरहूम यूनुस चाचा के यहाँ, पप्पू हमारी जाने मन थी, जाने जिगर थी, बिशप उनके, वो एक ऐसी गोद थी जो सबके लिए होती थी, तो हम पप्पू के थे। तो मंसूर हमारे क्लास फेलो दोस्त थे, तो हम उनके यहाँ गए हुए थे। अब अंदाजा लगा लें, पूरे उसमें सन्नाटा हु का आलम है, और एक घर से कहके की आवाज आ रही है सिर्फ और वो था वही घर। तो वो फौजियों ने उन्होंने वो खोला, दरवाजा खटखटाया, हम लोग बाहर निकले। तो हम लीडरशिप में लगे हुए थे, हम मस्ती कर रहे थे, हमें उठाया हुआ था इन लोगों ने, तो हम सबको गिरफ्तार किया। मंसूर जो है वो पीछे जाके छुप गए थे, और वो असल लीडर था ना। असल लीडर थे। और मानी भाई को भी अंदर ले गए मानी भाई हमारे कजन है, वो माशाल्लाह बहुत दिलचस्प चीजें, बहुत मजेदार, मासूम उस्मान भाई, हाँ, बहुत ही मासूम, बहुत ही अल्लाह ताला उनको इंशाल्लाह सादे लोगों में से थे। तो उनको भी गिरफ्तार किया। आपके वालिद साहब जो है ना वो बाहर आए, तो फौजी ने कहा सर आप जाइए, तो उसी शराब से वापिस चले गए पप्पा जो है। तो मैंने, अच्छा हम उस दौरान जमीयत में थे, तो मैंने कहा देखो बात सुनो, एक बात मैंने फौजी से कहा, मैंने कहा देखो बात सुनो, तुम गिरफ्तार कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन हमें जमात इस्लामी के खाते में डालना, हमें जो ना एमक्यू के खाते में नहीं डालना। तो वो थोड़ा आवाज नरम हुआ, क्योंकि कह रहे हम किसी पार्टी के बगैर नहीं, और आप लोगों के यहाँ से आवाज आ रही है और ये वो। तो मेरा हमें जेल ले गया। तो अच्छा, वहाँ एक जेल का किस्सा अलग है और एक घर का किस्सा अलग है दोबारा उसी में। वो ये है कि जब हम लोग थाने में थे, तो वहाँ हमारा कजन मंसूर साहब का ना एक वहाँ नशई जो है वो कहने लगा उधर किधर है मंसूर। मैंने कहा मंसूर तो वही कहना, तुम मंसूर का कजन है? मैंने कहा हाँ। तो कहता है उसको कॉल करो हमारे लिए, वो यूरेन लेके आएगा। तो अच्छा, जाके अगले दिन जब हम जो है वो ब्रिगेडियर हारिस की जो है वो सिफारिश पे छूटे वहां से, तो एक तो जाहिर बात है कि इनका ताल्लुक नहीं था। तो अगले दिन जाके हमने न मिर्च मसाला लगा के पप्पू को बताया कि मंसूर शायद हीरोइन सप्लाई करता है, और बहुत मंसूर को डांट पड़ी। तो ऐसे ही दूसरी तरफ मुझे किसी ने बताया कि पूरा पापोश इस बात पे हैरान था कि इस घर से 10 लड़के उठते हैं और अभी भी कह की आवाज आ रही है। तो उस घर के कहते हमेशा से मिलते हैं। लेकिन असल में कोई खौफ नहीं था, कोई मुजरिम नहीं थे, कोई जुर्म नहीं किया था। मैं तुम्हें एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाऊं कि वो एक दौर था लेट 50s अर्ली 60s का, कि छोटे छोटे मकानात थे। अच्छा, जो हम बात कर रहे हैं यूनुस खालू की और बुशरा खाला की, तो उनका घर तो हमेशा से मालूम हाँ, वो तो माशाल्लाह आना जाना हमारे लिए तो जन्नत का। हाँ,
एक कमरे में सारे मर्द, एक कमरे में सारी औरतें, कौन कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किसी को मसला नहीं है। तो एक रात को हो गई चोरी वहां पे, मतलब किसी के अच्छा खुली आंख खुली तो मालूम हुआ चोर आया हुआ है घर में। अब हंगामा मच गया। जब हंगामा मच गया तो दौड़ो भागो, ये वो कच्ची आबादी सब लोग निकल के भागे, तो मोहल्ले के भी सारे लोग आ गए इत्तेफाक से। जब मोहल्ले के सारे लोग आ गए और उनके घर के बाहर इकट्ठे हुए तो मालूम हुआ कि चोर तो नहीं भाग गया, और घर से फुल टाइम कहकाओं की आवाजें आ रही। हुआ ये था कि वहाँ जो लोग थे उसमें हमारे एक मामू, जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, जब उनको उठाया गया कि उठो घर में चोर आया भागो, तो कहले कंपस दीवार पर से मेरी पतलून ले गए। मैं कहा था उठूंगा। तो उस घर के क्या कहता अरे वो अरे दूसरे के उस घर के सबसे मजलूम पता कौन होता था? हाँ उन्हीं की औलादें, मतलब हम लोग अगर जाएं तो बादशाह बन के रहते थे उनके। हाँ हाँ फुप्पो जो ना उनका ख्याल नहीं रखती थी, वो मजलूम लोग होते थे। एक तो बल्कि मैं कॉलेज से भाग के आया, झगड़े वगड़े चल रहे थे तो वहीं रुके हुए थे, तो मंजूर के साथ, अब सर्दी का जमाना था, लिहाफ पड़ के सो रहे, एकदम धड़ करके लात पड़ी, दो धाड़ धाड़ फुप्पू की ना। अब मैंने कहा फुप्पो आज हमें मारनी है, तो हमने जब कंबल लटाया, कहना अच्छा हम समझा दान है दान। अच्छा, कहकाओं पर एक और मुझे बड़ी दिलचस्प याद आई। वो यूसुफ मामू औरंगी थे, तो उन्होंने एक बार बात समझाई थी कि बाबू अगर तुम कहीं जाओ ना और पता समझना चाहो कि भाई ये घर घर भूल जाओ, तो अगर मिल्की के घर है तो दो निशानी होगी। मैंने कहा वो क्या? कहेंगे एक तो पीछे की दीवार कुछ ना कुछ बचा होगा, इसका प्लास्टर नहीं हुआ होगा। ये लोग अपना मकाम को लिए, और दूसरे वहां से घर के अंदर से तुम्हें कहकाए को आवाज आएगी, हलक पाड़ के। को सलाम, तो कहकों को सलामत रखे। जी नहीं फुप्पू का तो बहुत ही, और चच्चा भी वहाँ मतलब काउंसलर रहे और उनका भी एक करेक्टर था। जी और जी मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया नफरत की सियासत ने। फुप्पो ने बहुत तकलीफ बर्दाश्त की, हाँ और मुझे वो वक्त याद है कि मतलब आज भी मैं सुनता हूँ तो रोना आ जाता है। और फिर मुझे इस्लामी तारीख के वाक़यात याद आ जाते हैं। दीन के लिए काम करती थी, तो एक दफ़ा वो इलेक्शन में शनाख्ती कार्ड का मतलब वो वोटिंग रजिस्ट्रेशन वगैरह का मालूम करने गई, उनके पीछे लिसानी गुंडे लग गए और उनको घर तक उन पर जुमले कसते आए और वो रोती भी आई। वो बड़ा किस्सा है, वो चीज़ें, शहर का माहौल जो तबाह किया, बर्बाद किया। देखो, सियासी इख्तलाफात तो पहले भी होते थे, हाँ, ऐसा लेकिन नहीं है। हाँ अब जिस किस्से का तुमने जिक्र किया अभी अपनी वहाँ पे पापोश में गिरफ्तारी का, हाँ और वो जो खातून रहनुमा थी उनके घर पे जो अटैक वगैरह हुआ था, तो मुझे आज तक याद है कि ये तुम्हें तो पता ही है, छिबड़ा 41 छिबड़ा 42, तो एक तरफ तो यूनुस खालू का मकान था, दूसरा हमारा मकान था। अच्छा, हमारा मकान जो था बहुत ही खस्ता हालत में था, क्योंकि उससे बनना बाकी था, पुराने वक्त की हाँ। दीवार थी। तो इस्लामाबाद से बड़दंसी में आ गए थे आप लोग। जी जी जी, तो उसमें लतीफ़ा ये हुआ कि महल्ले में पीएसएफ का एक जुलूस निकला, जो उसी गली से गुजरा और नारे मारते हुए गुजरा, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। तो महल्ले के जो लड़के थे उन्होंने बाकायदा हाथों में हाथ देके हमारी दीवार की थी इसकी हिफाजत के लिए खड़े हो गए कि ऐसा ना हो कि दीवार पे हाथ लगे दीवार गिर जाए। एक दौर था, देखिए यार, वो तो चलो उसमें अब्बा का जो आपने पूछा था कि वो सियासी मुखालिफिन, तो अब्बा इख्तलाफ कर सकते थे, अब्बा का मुखालिफ कोई नहीं था। मतलब किसी चीज राय से इख्तलाफ हो सकता था सबके लिए वो। और अपना एक बड़े अच्छे वो उसके थे। मैं एक ज़माने में रफ़ायदें शुरू किया तो अब्बा ने कहा मैं कभी मना नहीं करूँगा, लेकिन सारा तालीम पढ़ के ना, तो जो एक चीज़ सिखाने का जो अंदाज था ये नहीं रोका मुझे। तो वो हम लोगों का एक होता था, जब नौजवान होते थे एक जाहिर करने के लिए कि हम डिफरेंट है, तो वो ये कह रहे थे कि मैं, अगर तुम्हें समझ में आता है ये करो, लेकिन इल्म हासिल करो, इसके लिए तालीम हासिल करो, पढ़ो लिखो, उसके बाद समझ के करो। तो उनकी जज्बाती वाबस्तगी तो जमात इस्लामी के साथ बड़ी शदीद थी, लेकिन उसका ताल्लुक फिर उनके जो समाजी ताल्लुकात थे, जो महल्लेदारियाँ थी, जो बड़ी से, उस पर कोई रिफ्लेक्शन कभी नहीं आया। कभी तुमने कोई टाउंटिंग करते नहीं सुना किसी के ऊपर? कभी नहीं। हाँ, मुखालिफिन के लिए वो मैं ये कह रहा हूँ ना कि वो कोई बिलो द बेल्ट जुमला तो अब्बा की तरफ से आ ही नहीं सकता था। अरे अब्बा के मेरे ख्याल में वाहिद कॉर्नर मीटिंग होती होगी जिसमें किसी मुखालिफ के मुतालिक बात नहीं होती होगी, मतलब जो अब्बा के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है। वैसे मुझे याद है कि उस ज़माने में, क्या ज़माना था वो भी, कि मेरे नज़दीक खुशहाल तरीन ख़ानदान 2-3 ही थे। एक तुम्हारा घर था, एक यूनुस खालू घर था, एक मोहम्मद मामू घर था। और खुशहाली की पहचान ये भी थी कि इनके पास मोटरसाइकिल थी। हाँ सही बात है। हाँ, और मोहम्मद अहमद चचा का तो खासतौर पर गाड़ी थी, और वो इनका कैरेक्टर बाद में आई थी, पहले हाँ, लेकिन वो भी गाड़ी सबके लिए थी फिर पूरे खानदान के। मतलब ये कैरेक्टर जो शेयर करना जिसे कहते हैं ना, यानी हमने जिंदगी में हमारे यानी अब अंदाजा लगा ले, मैं शाह भाई वगैरह का सोचता हूँ जो मोहम्मद चचा के साहबजादे हैं, कि यानी वो कोई मिलने आया मलीर से, अपनी गाड़ी पे कहना छोड़ के आओ, मतलब ये करेक्टर है, कमाल है।
हाँ, ये चीजें बड़ी अनोखा हाँ, होती जा रही हैं। और वो सबको वरना दौर वो भी था कि किसी के घर में ना मोटरसाइकिल थी ना गाड़ी थी, और लोग बसें बदल बदल के हाँ, नाजाबाद से सौदाबाद सौदाबाद आते थे। मुझे याद है मैं छोटा सा था तो बहुत मैं छुट्टियां हुई तो थेले के अंदर पजामा रखा और आ गए। तो बहुत अच्छा हमारे मतलब वो होता ही था कि जो मोहब्बतें थी वो सारी इसी तरीके से थी। छोटी पप्पू, बुशरा पप्पू, ये लोग ऐसी थी कि इनके घर जाके मतलब हमारी मतलब खाने की बदमाशी घर पे नहीं चलती थी, इनके यहाँ नखरे चल रहे हैं। हाँ। मतलब है ना, वो हमारे खालू बल्कि छोटे पप्पू के जो शौहर थे अरबी पप्पा, वो हमेशा मुगली पप्पा जो हमेशा वो मुगली पप्पा जो हमेशा ये कहते थे कि तुम्हारा गोश्त वाला भतीजा आ गया है। हाँ, क्योंकि मैं गोश्त से कम पे, हालांकि उनकी माली हालत हमसे ज्यादा खराब थे, तो नखरे उनके यहाँ चलते थे। मेहमान थे ना। हाँ, और बुशरा उनके यहाँ यूनुस के नखरे कि ये खाना है। जन्नत नसीब करे, बहुत मोहब्बतें दी मैंने, बहुत बहुत बहुत। पता नहीं कितने लोगों ने अपना बचपन वहाँ पे गुजारा। हाँ, तो छोटे से घर में क्यों वो अपने बच्चों की पप्पा और चचा क्यों है, वो क्या चचा और पप्पू थे ना वो। हाँ हाँ हाँ। बाद में अम्मी कहना शुरू किया इसलिए कि भांजे मसूद भाई वहाँ रहते थे, तो वो लोगों में पल्ले नहीं पड़ता था कि वो बच्चे जो वो हकीम मामू को अब्बा कहते थे और अपने अब्बा को चचा कहते थे। बल्कि मंसूर का मशहूर वाकया है, मंसूर के घर कोई आ गया तो कहने तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं, कहने आपको ये नहीं मालूम, यहाँ तो चचा रहते हैं, अब्बा तो हमारे साथ आवाज से रहते हैं। अपने वालिद को वो चचा कहते थे और हमारे अब्बा को अब्बा। तो ये क्या बात थी यार, क्या बात थी, क्या मोहब्बतें थी लोगों की यार। और आपस में सारे भाइयों की जो मोहब्बत, वो भी जहरी चचा हमारे अब्बा के कजन थे, लेकिन ये सारे लोग जो है इसमें जफर चचा, हमारे इशाक चचा, यूनुस चचा, बड़े अब्बा, ये लोग सब और सब एक तहरीक के साथ, दीन के साथ जुड़े रहे। और इन लोगों की हर एक की अपनी अपनी जगह कुर्बानियां हैं। मेरे ख्याल में हर एक पे प्रोग्राम आप करें ना, हर एक का मौजूद मेरी ख्वाहिश होगी। लेकिन मैं देखो आज तुम्हें बुलाने का जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि मतलब पहला हक औलाद का होता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, उसमें भी आपने सबसे नालायक औलाद चुनी। तो न भाई सऊद भाई ने जो, सऊद भाई और भाई ने जो खिदमत की है, खास तौर पर सऊद भाई ने अब्बा की बीमारी के दरमियान में, हम लोग सब अमेरिका होते थे। कभी आएंगे तो उनसे यकीनन बात करूंगा, उसी बातों को सुनना चाहूंगा मैं ये। लेकिन जो असल जो चीज है वो ये कि ये एक नहीं थे, ऐसे कई एक थे। हाँ बिल्कुल, इसाक मामू की जो खिदमत थी, उनका जो म्यार था, उनकी जो आई विश उनकी औलाद के भी आए और अपने बाप को यहाँ की याद बता दे। देखिए हक तो औलाद है। नहीं बिल्कुल सही बात, ठीक है। और देखिए एक बात ये होती है कि मैं अगेन ये बार बार बात ये कहना चाहूंगा कि नहीं, इंसान के दो रुख जो है ना होते हैं, कि घर का बाहर का। तो ये जो बुजुर्ग थे ना, इनके कोई रुख नहीं था। मतलब हम आज थोड़ा सा इसको भी रोकते हैं और फिर अगली किस्म में।